क्या है आज के अन्नदाता में। उड़द की उन्नत बुआई तकनीक। पुरानी मछली तालाबों को फिर से बनाएं उपयोगी। प्रदेश के किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली उड़द की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीके के आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें उड़द की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उड़द गर्मा मौसम में लगाने के संबंध में। बात करते हैं फसल लगाने की, तो किस्मों की बारी आती है। किस्मों का हमें चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि ये अधिक उपज दे और यहाँ की जलवायु के उपयुक्त हो। तो झारखंड के लिए जो किस्में अनुशंसित की गई है उड़द में गर्मा ऋतु के लिए, तो उसमें से मुख्यतः आता है बिरसा उड़द 1। इसके अलावा एक नई वैरायटी आई है, नई किस्में आई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, बिरसा उड़द 2। इसके अलावा हम लोग WBL 77 भी लगा सकते हैं इस समय, जो कि यहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त पाई गई है। इसके अलावा हम PU 31 उसको भी इस समय हमें लगा सकते हैं, पंत उड़द 31। तो इन किस्मों का चुनाव कर लेने के बाद खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। खेत में का तैयारी में आते हैं। खेत की तैयारी में मुख्यतः ये टाण की ज़मीन में लगती है। टाण की जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं तो उस समय 2 बार हम देसी हल से अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं। उसके बाद एक बार पाटा चलाते हैं मिट्टी को समतल करने के लिए। जब मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरा बन जाती है तो उस समय हम लगाते हैं उड़द की फसल को खेतों में। बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। इसके अलावा जब हम मूंग फसल को लगाते हैं उसके पहले हमें बीज उपचारित करने की अभी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल है जिसमें कि राइजोबियम नामक एक जीवाणु होती है जिसको कि हम उससे बीज उपचारित कर सकते हैं इस समय लगाने के पहले। तो उड़द के लिए जो अनुशंसा की गई कल्चर उसका उपयोग करेंगे हम। इसको राइजोबियम से बीज उपचारित करने का तरीका, जब हम लगाने से 2-3 घंटा पहले छायादार जगह में अच्छी तरह से घोल बनाकर गुड़ से या फिर अन्य कोई मिश्रण से, जिससे कि जो दानेदार राइजोबियम है वो बीजों में अच्छी तरह से चिपक जाए, उसको अच्छी तरह से मिलावट कर देते हैं। उसके 2 घंटा के उपरांत ही हम कुंडों में लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुंड 30 सेंटीमीटर का हम खोलते हैं। 30 सेंटीमीटर कुंड में हम सबसे पहले कि इसमें रासायनिक खाद डालेंगे। रासायनिक खाद के लिए मुख्यतः DAP और पोटास अनुशंसा की गई है। इसके अलावा आप सल्फ़र भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दलहनी फसल है और इसमें फली बनता है। तो अगर सल्फ़र की मात्रा आप डालेंगे खेतों में, अगर कम है खेतों में, तो सल्फ़र की मात्रा डाल के इनकी फली को पुष्ट बना सकते हैं। तो सल्फ़र अगर खेतों में चाहिए तो उसमें को हम SSP के माध्यम से दे सकते हैं।
जब हम कुंडों में रासायनिक खाद डालते हैं, उसके उपरांत उपचारित बीज को डालते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से कुंडों को ढक देते हैं। उसके 1-2 दिन बाद उसमें हम 1-2 सिंचाई दे देते हैं ताकि उसमें अंकुरन अच्छी तरह से हो जाए। अंकुरन होने के लगभग 15 से 20 दिन में 1-2 बार हम निकाई गुड़ाई ज़रूर कर लेते हैं ताकि जो भी घास पतवार या खरपतवार खेतों में आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएं, और इस तरह से हम इनको नियंत्रण करके इस समय हम खेतों में अपने उड़द को लगा सकते हैं। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए। तो लगाने के लिए हम मुख्यतः अनुशंसा करते हैं या किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि पंक्तियों में इन फसलों को लगाएं। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। तो इससे होती है कि जब पौधे अच्छी तरह से विकास हो जाते हैं, उनमें फल और फूल आने लग जाते हैं, तो वो पूरा जगह पर भर जाते हैं और इससे पौधे का विकास अच्छा हो जाता है और इसमें उपज में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों को दुरुस्त कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में वर्षा के जल साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण कम हो जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं बनता है। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बना सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। नमस्कार किसान भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा नए तालाब को आपको खनवाना पड़े या फिर आपके पास 3 अलग अलग तरीके का भी तालाब हो, यानी नर्सरी, रियरिंग या ग्रो आउट तालाब। अगर आपके पास पुराना एक तालाब है और बहुत ही बड़े साइज़ का है, यानी 1 या 2 हेक्टेयर, तो आप उसके जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। जीर्णोद्धार करने के लिए आपको पहले देखना है कि उस एरिया में जहाँ पर आपका तालाब है वो एरिया में अगर पानी टिक रहा है कि नहीं, यानी वाटर सीपेज हो भी रहा है कि नहीं। अगर वाटर सीपेज नहीं हो रहा है, यानी 40% पानी हमेशा वहाँ पर टिकना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक बार एक बांस के कोई भी एक किनारे में एक आप बांस रख के उसमें मार्क करके आप देखिए कि पानी कितना दिन में वो उसका लेवल नीचे होता है। स्पेशली वो देखिए इसी महीना में, जैसे कि अभी मार्च, अप्रैल, मई, ये महीना में देखिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप मछली पालन करते हैं तो मिनिमम आपके 1.5 मीटर पानी रहना ज़रूरी है। तो इस समय में ये देखना जरूरी है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत है, तो इस समय में आपको देखना है कि आपके पानी एक तो है एवापोरेशन होगा तो उसका कितना रेट है, और दूसरे है कि आपका जो सीपेज है, मतलब मिट्टी में एक जो नीचे तक निकासी हो जाता है, वो कितना प्रतिशत तक आपका वो निकासी होता है। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। और साथ ही साथ पानी का जांच, ये आपको बहुत ज़रूरी है। एक है पानी का तापमात्रा, वो कितना होना चाहिए, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसका पीएच वो थोड़ा क्षारीय की दिशा में होना चाहिए, यानी 7.5 से 8.5, पर उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जब उससे अधिक होता है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर उससे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो बांध है, वो बांध में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा जितना भी जीवाणु है वो अंदर उसमें घुसा रहता है और तालाब के मिट्टी के अंदर में वो थोड़ा वो होल बना देता है, जिसके कारण तालाब के मिट्टी का जो बांध है और जो उसके पास जो उनका टिकाव है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। इसके कारण जो उसके जो मिट्टी है वो धंसते बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण वो मिट्टी को आपको क्या करना है, बाहर से थोड़ा मिट्टी लाकर आपको वहाँ पर थोड़ा बांध को स्ट्रेंथन कर देना है, ताकि वो समर्थ रहे पानी को टिकाने में। बरसात का मौसम प्रारंभ होने के पहले तालाब के बांध को मजबूत कर लें तथा पानी के आने और निकलने का रास्ता ठीक कर लें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। और जो नीचे तली जो मिट्टी है वहाँ से 6 से 10 इंच मिट्टी आपको वो उठा लेना है। तो वो उठाने के बाद, क्योंकि वो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है खाद के हिसाब से, तो वो आप अपने खेती में डाल सकते हैं। और आप उसके नीचे जो है वो गोबर के लेप देने के बाद SSP और यूरिया भी डाल दीजिए। अगर आप प्रति कट्ठा के बारे में बात करें तो लगभग आपको गोबर या गोआ आप 125 किलो प्रति कट्ठा आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए 125 ग्राम प्रति कट्ठा, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट 190 ग्राम प्रति कट्ठा। ये तीनों जो रासायनिक उपकरण है वो तीनों को आप मिलाकर उसका 3 हिस्से में बांट दीजिए। पहला हिस्से जब आप मछली स्टॉक करेंगे, मतलब जब मछली इसको डालेंगे तालाब में, उससे आप 8-10 दिन पहले वो मिश्रण को आप दीजिए। देने के बाद 8-10 दिन के बाद आप मछली को स्टॉकिंग कीजिए। नया तालाब हो या पुराने तालाब, अब आपको तालाब में प्राकृतिक आहार तैयार करने के लिए खाद और चूने का प्रयोग करना है, जिसका सही समय जून का महीना होता है। 10 दिनों के बाद आप तालाब में पूरा पानी भर दीजिए, यानी 1.5 मीटर तक। इसके बाद आप मछली बीज तालाब में डालें। इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें। स्टॉक करने के बाद आप देखिएगा कि 5 या 7 दिन का, क्योंकि आपका एक हिस्सा चला गया, 2 हिस्सा बच गया जो, तो वो हर 7वां दिन में आपको एक बार डालना है। इस हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो प्लैंकटन ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जिन लोगों के पास ज़्यादा बड़ा तालाब है वहाँ पर पानी निकासी करना बहुत दिक्कत होता है, तो मेरा ये कहना है आप पूरा ना निकासी करके उसका 20 to 30% पानी को आप एक्सचेंज कर लीजिए। इससे क्या होगा, पानी में जितना भी टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे चला जाएगा। और ये ध्यान रखें कि बाहर का कोई फैक्ट्री का वो जितना भी नाला का या फिर फैक्ट्री का जो भी आउटलेट है वो आपके उस पोखर में ना आए। अगर आते हैं तो मछली पालन के लिए वो उपयुक्त नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप मछली पालन कर रहे हैं और वो पुरातन तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोच के कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से ज़्यादा मछली उत्पादन लेना है। तो इसलिए मेरा एक नया सिस्टम आया है, वो है कि एडवांस्ड फिंगरलिंग को स्टॉक करना। एडवांस्ड फिंगरलिंग यानी 100 से 150 ग्राम की मछलियाँ। तो वो शायद थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर वो जल्दी विकास करने के लिए आपको 5 से 6 महीना में लगभग 1 किलो मछली हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको 7-8 महीना में जहाँ आपको लगभग 3 से 4 टन मछली मिलता, वहाँ पर आपको 4 से 6 टन मछली मिलेगा, वो भी 2 टाइम में। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। इस हिसाब से आप मछली पालन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। वातावरण में नमी की मात्रा में कमी रहने के आसार है। हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि तापमान और हवा की गति में अधिकता के कारण विभिन्न फसलों में नमी की कमी के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सिंचाई अवधि अंतराल को कम करते हुए सिंचाई करें। खड़ी फसलों में हल्की और लगातार सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए फसल अवशेष पुआल, पॉलीथीन या मिट्टी से ढक दें। खेत के मेढ़ में वृक्षारोपण करें। अपने खेत की मिट्टी जांच अवश्य कराएं, जिससे कि भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में सही जानकारी मिल पाए। मिट्टी जांच हेतु नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। जो किसान अदरक, हल्की और जिमीकंद ओल की खेती करने के इच्छुक हैं, वे समय पर बुआई के लिए उन्नत बीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। अदरक की उन्नत किस्म बर्धवान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया, हल्दी की उन्नत किस्म राजेंद्र, सोनिया तथा ओल की उन्नत किस्म गजेंद्र, अद्विधान, कुसुम, सरी, पद्या में से किसी एक किस्म का ही चुनाव करें। तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए मवेशियों में लू लगने की संभावना हो सकती है। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं। सिर एवं नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर एविल दवा की सुई लगवाएं। इसके अतिरिक्त पशुओं को 50 से 60 ग्राम नमक प्रति पशु प्रतिदिन अवश्य खिलाएं। पशुओं के स्वास्थ्य हेतु नजदीकी पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गार्जन जिला पटना के भूपेंद्र सिंह ने। आपने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दूध आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया, विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी ज़रूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। और तीसरी जो चीज़ है, गाय दूहने के पहले गाय की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से अगर संभव नहीं है कि हम उसको पूरा नहला सकें, अगर पूरा नहला के अगर दूध दुहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं संभव है तो कम से कम पिछला पोर्शन जो गाय का जो पिछला पोर्शन है उसको बढ़िया से आप उसको धोएं। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें। और थन में पोटासियम परमैंगनेट
ये एक जो सोल्यूशन आता है वो जरूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को, तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है, उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप आएँ और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेज़ी से वो दूध दूहने के चक्कर में वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी जो अहम जो चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज़ है। अगर आप दूध को बहुत लंबे समय पर रखेंगे तो वो गर्मी वो झेल ही नहीं पाता है, उसमें तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोजअप कर दें या अगर नहीं डिस्पोजअप कर सकते हैं तुरंत तो उसको ठंडा करके रखें। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। इन सब चीज पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं और अभी स्वच्छ दूध उत्पादन पर जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और आपने जो भी आपके दूध पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव हेसल, जिला रांची के गंसू महतो ने। आपने जरबेरा फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पाली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पाली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पाली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पाली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, फिट्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं।
ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता